हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गवर्नेंस रिव्यू। तो शुरू करते हैं आज की द हिंदू एनालिसिस फॉर 5 जनवरी 2024। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंट पेज पे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि द 8 इंडियंस हेल्ड इन कतर गेट 60 days टू कंटेस्ट देयर जेल टर्म्स। जो उनका जो जेएमए ने कंफर्म किया, जो डेथ पेनल्टी थी, ये जो 8 नेवी वेटरन्स थे वो तो कम्यूट कर दी गई है। और उनको जो है अब वेराइंग क्वांटम ऑफ प्रिज्म जो है वो फेस करना पड़ेगा। और जो लीगल टीम है उसको 60 दिन दिए गए हैं अपील करने के लिए अगेंस्ट द टर्म्स। जो इंडियन एम्बेसी है, इट विल गेट कंसुलर एक्सेस टू द मैन इन कस्टडी। तो इसमें आपको अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये तो पता ही है आपको कि जो 30 अगस्त 2022 को जो है वो अरेस्ट किए गए थे कतर अथॉरिटीज के द्वारा। उसके बाद 26 अक्टूबर 2023 को जो कतर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है उसने उन सभी को डेथ सेंटेंस जो है वो वार्ड किया था। उसके बाद 28 दिसंबर 2023 को जो कतरी एपेलेट कोर्ट है उसने डेथ सेंटेंस को ड्रॉप कर दिया, कम्यूट कर दिया। ठीक है ना। ये जो 8 लोग हैं इनमें आप ध्यान रखिए, कैप्टन नवतेज सिंह गिल है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ है, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर शुभंकर पकाला और कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर जो रागेश जी हैं, ये सब इसमें जो है वो लोग हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। आईएस ने जो है जिम्मेदारी ली है जो बॉम्ब अटैक हुआ था ईरान में अभी 2 दिन पहले। ठीक है ना। ट्विन ब्लास्ट जो हुए हैं, तो इस्लामिक स्टेट ने जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। इसको हीनस और इनह्यूमन बताया। जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, उन्होंने कंडेम किया है हीनस एंड इनह्यूमन क्राइम बताया इसको। और ईरान के जो टॉप अथॉरिटी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी, उन्होंने भी बोला है कि दे विल वॉर रिवेंज फॉर द ट्विन बॉम्बिंग्स। ये लगाए जा रहे थे कि ये शायद यूएस ने किया होगा, लेकिन वाशिंगटन ने बोला है कि यूएसए एंड इजराइल हैड नो रोल इन टेररिस्ट अटैक इन करमान ईरान। वहीं पे जो ईरानियन प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल डेप्यूटी हैं मोहम्मद जमीशिदी, उन्होंने बोला कि ए फॉक्स स्मेल इट्स ओन लायर फर्स्ट। उन्होंने ये बोला है, मेक नो मिस्टेक, द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस क्राइम लाइज विद द यूएस एंड जियोनिस्ट रेजिम्स, यानी कि बेसिकली इजराइल, एंड टेररिज्म इज जस्ट अ टूल। तो ये उन्होंने बोला है यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने रिकमेंड किया सीबीआई प्रोब इनटू टेस्ट ऑफ गोस्ट पेशेंट्स इन मोहल्ला क्लिनिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये एलिगेशंस लगे हैं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो यूज करके डॉक्टर जो है वो अटेंडेंस मार्क करते हैं, जो अनऑथराइज्ड या नॉन मेडिकल स्टाफ है वो मेडिसिन और टेस्ट प्रेस्क्राइब करता है, और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का जो है वो अभी इशू चल भी रहा था, वो पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो ये सारे एलिगेशंस लगे हैं और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो सजेस्ट की गई है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डीजीपी। तो ये 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं रश्मि शुक्ला जी, इनको जो है डीजीपी बनाया गया है महाराष्ट्र का। और ये जो है ये पहली महिला पुलिस ऑफिसर बनी है जिनको जो है टॉप पुलिस पोस्ट जो है स्टेट में वो दी गई है महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है 10th सेंचुरी कदम्ब इंस्क्रिप्शन जो है रिटन इन कन्नड़ एंड संस्कृत, ये वो गोवा में मिली है। इंस्क्रिप्शन जो कि कन्नड़ और संस्कृत में लिखा हुआ है और जो कि 10th सेंचुरी एडी का माना जा रहा है, वो कदम्ब पीरियड का है। उसको वो डिस्कवर हुआ है महादेव टेम्पल एट काकोडा इन सदर्न गोवा में। तो ये लोकेशन याद रखेंगे आप, किस पीरियड का है याद रखें और किस लैंग्वेज में है ये आप इसको याद रखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से ये जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ट्वीक्स रूल फॉर एलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू न्यू पार्टी। तो जो नई पार्टी को जो सिंबल्स इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स में चेंज किया गया है। जो ईसीआई है उसने थर्सडे को नए रूल्स लाए हैं फॉर अलोकेशन ऑफ सिंबल्स टू रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, आरयूपीपी इनको बोलते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। और उनके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो फर्निश करेंगे ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स ऑफ द लास्ट 2 इलेक्शंस, और जो सिग्नेचर है ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिस बियरर ऑफ द पार्टी अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिंबल्स। तो ये सारे रूल जो है चेंजेस किए गए हैं। साथ में जो आरयूपीपीज क्या होती हैं ये आप ध्यान रखेंगे, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ये होती हैं या तो न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, those which have not secured enough percentage of votes in the assembly or general election to become the state party,
या दोज दैट हैव नेवर कंटेस्टेड इलेक्शंस आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड, कि रजिस्टर कराने के बाद उन्होंने अभी तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा है तो उनको भी अब रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। या फिर ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, न्यूली रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं कर पाए उतने परसेंटेज ऑफ वोट्स या असेंबली सीट जिस जो कि जनरल इलेक्शन में जिनसे कि उनको एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका हो। ठीक है या? तो ये ध्यान रखेंगे आप ये दोनों चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं एईपीसी, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है, इसमें जो फ्रॉड्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 11% ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स दैट हैड इट्स ओरिजिन इन इंडिया इन 2023। तो ये बताया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने। ये कल भी हमने बताया था कि जो हमने बताया था कि जो ज्यादातर साइबर क्राइम है उनका ओरिजिन 50% केसेस में चाइना, म्यांमार, कंबोडिया में रहता है। तो अभी ये बताया कि जो एईपीएस वाले फ्रॉड्स हैं उसमें 11% जो टोटल नंबर है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं? इंडिया में। उनमें से जो मोस्ट ऑफ दीज जो ये केसेस हैं वो कमिट कहाँ होते हैं? वो बिहार और झारखंड में कमिट किए जाते हैं। तो ये 2 चीजें आप याद रखेंगे। नेवीज़ टॉप डेक में चेंज हुआ है थोड़ा-सा, दिनेश के त्रिपाठी जो है उनको वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है। ठीक है ना? तो जो वाइस एडमिरल हैं दिनेश के त्रिपाठी जी, ही विल टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑन थर्सडे। जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार जी, वो स्टेप डाउन करेंगे सुपरएन्यूएशन के चलते अप्रैल 30 को। तो जब जो है वाइस एडमिरल जो है त्रिपाठी जी हैं वो सीनियर मोस्ट नेवल ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है ना? अभी इस साल आपको ध्यान रखना है कि तीनों सर्विसेज में जो है इस साल जो है नए चीफ जो है वो अपॉइंट होने वाले हैं। तो अपॉइंटमेंट्स में आप याद रखेंगे, जो भी अपॉइंटमेंट्स आती हैं अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसरो टू परफॉर्म क्रूशियल मैनूवर टुमारो टू बाइंड आदित्य L1 इनटू L1 ऑर्बिट। तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट जो है वो इंडिया का फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी थी फर्स्ट टू स्टडी द सन। वो लॉन्च हुई थी सितंबर 2023 को। ये आप एक डेट ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? और जो L1 है वो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अर्थ से उसकी दूरी है। और जो डिस्टेंस है L1 का फ्रॉम प्लेनेट वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस जो है उसके बराबर ये है। तो ये दूसरा फैक्ट आप इसके बारे में याद रखेंगे। जो सैटेलाइट प्लेस की गई थी हालो ऑर्बिट में की जाती है अराउंड L1 पॉइंट, उसका एडवांटेज ये रहता है कि वो सन को बिना किसी एक्लिप्स के जो है व्यू करती है। मतलब 24/7 हर टाइम जो है वो सन को ऑब्जर्वेशन में उसके रहता है। और आदित्य L1 जो है उसकी मिशन लाइफ कितनी है ये भी आप ध्यान रखें, 5 साल की इसकी जो है वो मिशन लाइफ थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो L1 से रिलेटेड आपको थोड़े से याद रखने हैं। नया एंटीबायोटिक जो है वो फाइंड की गई है, रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है, जो कि टारगेट करेगी बेसिकली ड्रग रेजिस्टेंट जो बैक्टीरियम है उसको। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया नई क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स जिसका पोटेंशियल है टू टैकल अ ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरियम एसिनिटोबैक्टर बोमनी। ठीक है ना? तो इसका नाम जो है वो ये है जोसूराबिल्पिन। ये एंटीबायोटिक है जो फाउंड की गई है, व्हिच वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट सीआरएबी। सीआरबी क्या है? कार्बापेनेम रेजिस्टेंस एसिनोटोबैक्टर बोमनी। ठीक है ना? इससे इंड्यूस जो भी नमोनिया और सेप्सिस है उसमें जो है ये इफेक्टिव पाई गई है। ठीक है ना? तो इसका नाम याद रख सकते हैं और एंटीबायोटिक की कैटेगरी और किसके कौन से बैक्टीरियम के अगेंस्ट ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? साइंस सेक्शन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रिसर्चर्स ने जो इंजीनियर किया है प्लांट सेल टू प्रोड्यूस ड्रग फॉर कैंसर। तो रिसर्चर्स जो आईआईटी मद्रास है और मंडी है उन्होंने एक मेटाबॉलिकली इंजीनियर्ड प्लांट सेल को जो है डेवलप किया है टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैम्फोथीसिन। सीपीटी इसको बोलते हैं। एंटी कैंसर ड्रग है कैम्फोथीसिन, इसका याद रखें क्या है ये। ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये प्रोड्यूस होती है नाथापोडाइटिस निमोनियाना, जो एक नेटिव एंजेंडर प्लांट है उसको यूज करके बनाई जाती है। और लगभग 1000 टन प्लांट मटेरियल यूज होता है जिससे एक्सट्रैक्ट होता है 1 टन ऑफ सीपीटी। ये जो एंटी कैंसर ड्रग है कैम्पोटोथीसिन वो 1 टन जो है 1000 टन प्लांट मटेरियल से डेवलप होता है। तो जो आईयूसीएन है उसने जो है रेड लिस्ट करा था इस प्लांट को पिछले डिकेड में। देयर हैज बीन अ 20% डिक्लाइन इन द प्लांट पॉपुलेशन। इसी के चलते जो प्लांट की पॉपुलेशन में 20% डिक्लाइन की वजह से जो है इसको आईयूसीएन ने जो है वो रेड लिस्ट कर दिया था। ठीक है ना? इसमें और क्या चीज़ है, और चीज़ ये है जो कैम्पोटोथीसिन है, इट इज़ मेजरली प्रोड्यूस्ड इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में मेजरली प्रोड्यूस होती है। और जो प्लांट है वो लार्जली फाउंड कहाँ होता है? चाइना में और इंडिया में। जो चाइनीज़ वैरायटी है प्लांट की वो यूज़ की जाती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए सेल्स के लिए, और उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है किया गया है डिक्लेयर। और जो केवल 4000 स्पीशीज़ जो है वो सिर्फ बची हुई हैं। इंडिया में जो प्लांट है वो नेटिव है ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स का, और जो पिछले डिकेड में अगर हम देखें तो वहाँ पे 20% डिक्लाइन जो है उसकी पॉपुलेशन में प्लांट की में दर्ज किया गया है। ठीक है ना? तो इस रिसर्च से थोड़ा-सा फ़ायदा हो सकता है कि इतने ज़्यादा मतलब जो ये एंडेंजर्ड या रेड लिस्टेड कैटेगरी प्लांट है उसकी शायद कुछ
कम उनकी जो है वो यूज हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेटेड द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। तो जो वायलेंस की न्यूज थी मणिपुर में, जैसे हेडलाइंस में आई थी, तो वहां पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे उनको अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिली। एक तो रिसोर्सेज की थी, साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड्स की, और जो थ्रेट ऑफ वायलेंस थी वो उसके रिगार्डिंग उनको थ्रेट्स फेस करनी पड़ी। क्योंकि आपको बता दें, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, वो सारे ज्यादातर कंसंट्रेटेड कहाँ है, इम्फाल में है। दूसरा, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो वेरी अंडर सर्व्ड हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें स्पेशलिस्ट नहीं है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है ना। और जो वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसकी वजह से लोगों ने जो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है वो खो दिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आर्ट कार्ड क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कार्ड जो थे उनके, जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट थे उनके एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी कार्ड थे वो खो गए हैं उनके, ठीक है ना। और उनका ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड एक तरह से खो गया है। जो नेशनल एनएचएफएस जो हमारा है, ठीक है ना, उसके डाटा के हिसाब से जो है मणिपुर में हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसंट्रेशन है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स की कंट्री में, ठीक है ना। जो हेल्थ केयर सिस्टम है मणिपुर में वो कई सारे चैलेंजेस से ग्रैपल कर रहा है, जिसमें से पहला आप देखेंगे तो जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनकी कंसंट्रेशन में बताया इम्फाल में है, बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अंडर सर्व्ड दिखाई देते हैं। फिर जो दूसरा डिपार्चर है स्पेशलिस्ट का, लॉजिस्टिकल हर्डल्स है मेडिकल सप्लाई चेन में वो, और जो लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है एम्पलीफाई करता है उनकी दोनों ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट्स की प्लाइट को। चौथा जो है वो रिलीफ कैंप जो एस्टेब्लिश किए गए थे एज ए रिफ्यूज फॉर दो डिस्प्लेड, वो उनके अपने ही सेट ऑफ हेल्थ रिस्क हैं, और जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो मिसिंग है, ये पांचवी प्रॉब्लम है। और जो इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होने वाले रीजन के लिए, वो हेल्थ केयर मतलब एक डायर सिचुएशन में है वहां पे, इस रीजन में वो देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल पे चलते हैं। शील्डिंग से भी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट कल हमने डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, इट शुड हैव पुश्ड इट टू डू मोर व्हाइल नॉट रिव्यूइंग पॉलिसी एक्शन। तो जो कोर्ट है, इट हैज ऑप्टेड टू सबऑर्डिनेट पिटिशनर्स एंटिटीज टू प्रोटेक्ट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट टू इट्स चेरिनेस टू सब्स्टिट्यूट इट्स ओन विजडम ओवर द रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ द सेबी। ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। जो ऑथर है वो इनके हिसाब से ये है, जो ऑथर है वो ये भी कह रहे हैं कि जो बेंच है, इट हैज कंप्लीटली skirted the fundamental questions that the court appointed expert committee in its May 2023 report it had opted to leave as a matter between SEBI and the court, the determination of possible violations pertaining to minimum public shareholding and related पार्टी ट्रांजेक्शन की वहां पे जो है वो सिर्फ उस तक छोड़ दिया है। जो बेंच है इंस्टीट्यूट उसने सीज्ड अपॉन प्रेयर्स अर्जिंग द कोर्ट टू डायरेक्ट सेबी टू रिवोक इट्स अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशंस एंड लिस्टिंग obligations and disclosure requirements, amendments that were at the heart of petitioners' submissions of regulatory failure, and roundly denied them on grounds that there was neither any illegality nor were the norms capricious, arbitrary or violative of the constitution। मतलब ये ऑथर के हिसाब से सिर्फ इंस्टीट्यूट जो बेंच थी उसने ये बोला है, जबकि उसको ज्यादा चाहती तो और अच्छे से उसको देख सकती थी। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि जो रूलिंग है उसने इट हैज डन लिटिल टू एस्suage इन्वेस्टर्स कंसर्न, जो इन्वेस्टर के कंसर्न है उनको एड्रेस करने में तो कुछ किया ही नहीं अबाउट सेबीज अप्रोच टू गेटिंग द बॉटम ऑफ द एलिगेशंस रेज्ड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च इन इट्स जनवरी 2023 रिपोर्ट। साथ में ऑथर ने बोला कि व्हाई द कोर्ट्स रिलक्टेंस टू रिव्यू द पॉलिसी एक्शंस ऑफ ए स्पेशल रेगुलेटर इज अंडरस्टैंडेबल। ये जरूर है कि ये समझ सकते हैं कि जो उसकी पॉलिसी जो है, पॉलिसी ऑफ एक्शन है जो स्पेशल रेगुलेटर की सेबी की, वो तो ठीक है, आप उसको वो नहीं कर रहे हैं, स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहे हैं। जो डिसीजन है टू लीव द क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ सेबीज परसीव्ड टार्डीनेस इन इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन एंड मार्केट मैनिपुलेशन बाय लार्ज कॉन्ग्लोमरेट बैक टू द रिमिट ऑफ वेरी सेम वॉचडॉग hints at a degree of judicial abstinence that may only undermine the larger public good। तो ये ऑथर के व्यूज हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो उन्होंने बताए हैं। टेरर इन ईरान, तो ईरान में जो ये ट्विन ब्लास्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग ये है कि ऑथर ने यहाँ पे ईरान को भी सजेस्ट किया कि ईरान शुड नॉट वॉक इनटू द वेब ऑफ प्रोवोकेशन सेट बाय इट्स रेबल्स। तो ये हालांकि सबसे पहली बात ऑथर ने कही, ये जो अटैक्स हुए हैं उससे ये जरूर है कि जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है वो जरूर एक्सपोज हुई है ईरानियन रेजिम की, और वो भी ऐसे टाइम पे जब जो वेस्ट एशिया रीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट वाले उसमें चल रहा है। लेकिन साथ में क्योंकि जो वैसे ये लगाया जाता है ये अटैक जो है वो यूएस या जोनिस्ट एंटिटी ने कराया है, लेकिन क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है इसमें। लेकिन जो इजराइल हमास का वार है वो अब जो है सिर्फ जस्ट इजराइल और हमास तक सीमित नहीं रह गई है, इसने पूरे रीजन को जो है एक रिंग ऑफ फायर में देख एक तरह से पुट कर दिया है, ठीक है ना। जो अटैक है इट शुड सर्व एज ए वार्निंग टू ईरान
एंड इट्स राइवल, जो ईरान और उसके राइवल थे उनके लिए एक वार्निंग की तरह ये अटैक काम करना चाहिए। और अगर chaos एंड इंस्टेबिलिटी स्प्रेड इट वुड बी अ बून फॉर जिहादिस्ट, क्योंकि अगर chaos और इंस्टेबिलिटी स्प्रेड हो जाती है तो जाहिर-सी बात है जिहादिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए वो एक बून का काम करने वाली है। और इससे जो है जो कॉल कर रहा है ये जो अटैक हुआ है डी एस्केलेशन ऑफ द करंट रीजनल क्राइसिस, जो वहाँ रीजन में वेस्ट एशिया रीजन में क्राइसिस चल रही है उसको डी एस्केलेट करने के लिए यहाँ पे डिमांड, मतलब एक तरह से ये संदेश है, एक सिग्नल है। ईरान को ये सजेस्ट किया उथर ने कि उसको जो है जो प्रोवोकेशंस का जो रेवल्स एक तरह से ये जाल बिछा है उसमें नहीं फँसना चाहिए, और ईरान को जो है रेस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और फोकस करना चाहिए स्ट्रेंथनिंग इंटरनल सिक्योरिटी। बेसिकली ये उथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। आगे देखते हैं सिविल सोसाइटी अंडर सीज इन इंडिया। तो यहाँ पे उसने बोला है, सबसे पहले शुरुआत जो किया वो ये किया कि फ्री सिविक स्पेस जो है, जो रेगुलेट होता है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड प्रिंसिपल्स, ये एसेंस है डेमोक्रेसी की। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें ऑथर के अकॉर्डिंग, तो ऑथर ने बोला कि ये जो एंटी कम्युनल और जो प्रोग्रेसिव सिविक स्पेस है वो अंडर मोस्ट सीरियस अटैक जो है वो देखने को मिला है बाय द स्टेट। तो यहाँ पे ऑथर जो है ये दोनों ही आप इनको देख लीजिए, ये प्रोफेसर हैं और प्रेजेंटली साउथ एशिया में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हिल्डलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में है, और जो दूसरे हैं वो भी जर्मन चांसलर फेलो हैं और साउथ एशिया इंस्टीट्यूट हिल्डलबर्ग यूनिवर्सिटी में ये दोनों ऑथर हैं। तो इन्होंने मतलब बेसिकली पूरा आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो लास्ट बेस्टियन है इंडिया के डेमोक्रेसी लिए, इट इज बीइंग टारगेटेड विद द एंटी कम्युनल एंड प्रोग्रेसिव सिविक स्पेस अंडर द मोस्ट सीरियस अटैक बाय द स्टेट। हालांकि व्यूज सारे पर्सनल ही हैं इनके अपने जो हैं ये, ठीक है ना, इन्होंने ये एनालिसिस की है तो इसमें सब कुछ बताया है कि किस तरीके से जो है एक तरह से सिविक सोसाइटी है उसको कैसे जो है नेग्लेक्ट किया। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने 3 कैटेगरी में इनको कैटेगराइज़ किया है, एक्सेसिवली कंट्रोल्ड, मॉडरेटली और थोड़ा लो, और कैसे उनका जो चेंजेज़ हुए हैं वो सारा इसमें ऑथर ने यहाँ पे बताया है। तो एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना ऐसा कुछ इसके नहीं है। बेसिकली सोशियोलॉजी का आर्टिकल है ये, सोशियोलॉजी में जो अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है ना? ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड द केरल वे। तो यहाँ पे बेसिकली जो न्यूज़ है कि लगभग 38 इयर्स बाद जो है एक दूसरा अर्बन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है। पहला अर्बन कमीशन जो है, जो नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन था, वो फॉर्म किया गया था बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंडिया राजीव गांधी, और हेड किया था उसको चार्ल्स कोरिया ने। तो ये चाहें तो आप याद रख सकते हैं, पहला नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन जो है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था, और उसको हेड किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने। और अब 38 साल बाद जो है जो केरल गवर्नमेंट है वो एक अर्बन कमीशन लाने वाली है। जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस की थी वो हालाँकि कंसिडरेशन में नहीं ली गई थी उसकी, जो पहला नेशनल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन था, और लेकिन जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो उसका एक पॉजिटिव आउटकम ज़रूर बन के सामने आया था। ठीक है ना? जो फाइनली कंक्लूड तो चलो बाद में देखेंगे कंक्लूड क्या-क्या है। जो अर्बन कमीशन है, ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने बोला उसकी क्या ज़रूरत है? तो ऑथर ने कहा है कि नेशनल और स्टेट लेवल पे जो अर्बन कमीशन की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझने के लिए इसका ज़रूरी है। उसमें कुछ इश्यूज़ है जैसे कि माइग्रेशन जो है उनमें से सबसे पहला वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो है वो है। दूसरा जो है सेटलमेंट पैटर्न जो है वो दूसरा है, और तीसरा जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एनेबलर भी है बट वो डिसेबलर की तरह भी काम कर सकता है। तो इन 3 चीज़ों को साइड करते हुए उन्होंने बोला है कि इनकी ज़रूरत है। फिर साथ में उन्होंने बोला है कि बहुत सारे जैसे जो स्कीम्स है, अप्रोचेज़ है, मिशन अप्रोच है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, अटल मिशन है, अमृत जिसको हम बोलते हैं, नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना, हृदय जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारे के सारे स्कीम्स हैं, इनसे सिर्फ काम नहीं चलने वाला है। इनकी जगह हमें कॉम्प्रिहेंसिव जो है अर्बन कमीशन की ज़रूरत है, ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है। जो गवर्नेंस है सिटीज़ में वो रियल मेस में है। जो 18 सब्जेक्ट्स अंडर द 12th शेड्यूल वर सपोज टू बी ट्रांसफर टू द सिटीज आर स्टिल फार अवे, वो अभी भी दूर हैं। जो बेसिकली सिटीज को या मेट्रोपॉलिटन जो आपके लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे मतलब ग्राउंड लेवल पे जो वो गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफर होने चाहिए अर्बन बॉडीज को, वो नहीं हुए हैं। जो ओवर सेंट्रलाइजेशन है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का, इट इज एविडेंट फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन वेयर द ग्रांट्स टू द सिटीज आर लिंक्ड टू देयर परफॉर्मेंस इन कलेक्टिंग प्रॉपर्टी टैक्सेस एंड द इंक्रीज इन दैट शुड बी कमेंसुरेट टू द स्टेट्स गुड एंड सर्विसेज टैक्स। और इन्हीं सब की इसी लाइट में जो है आपको केरल अर्बन कमीशन की जो फॉर्मेशन हुई है उसको देखना चाहिए, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। साथ ही साथ और जो ऑथर ने ये बोला है जो कमीशन का 12 मंथ का मैंडेट रहने वाला है वो एम करेगा बेसिकली टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केरल अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन, क्योंकि अगर आप देखें तो नीति आयोग ने भी एस्टिमेट किया था कि अराउंड 90% जो पॉपुलेशन है केरल की वो अर्बनाइज्ड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंडेट है, ये एड्रेस करेगा कि चैलेंजेस जो भी अर्बनाइजेशन से हो रहे हैं। फिर कमीशन का जो रोल रहने वाला है, इट इज टू ले अ रोड मैप फॉर एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। दूसरी चीज ये है, और तीसरी चीज ये है कि जो केरल का अर्बन डेवलपमेंट है, इट कैन नॉट बी डाइवर्स्ड
फ्रॉम द ओवरऑल अर्बन प्रोसेस अनलीस्ड बोथ एट द ग्लोबल एंड द नेशनल लेवल। और जो डेवलपमेंट है ये स्टेट में या केरल में पर्टिकुलर अर्बन डेवलपमेंट, वो उसको आप अलग नजरिए से नहीं देखेंगे, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि ओवरऑल अर्बन प्रोसेस जो होता है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे है, कुछ ना कुछ उसमें काफ़ी कुछ सेम सा ही रहता है। और इसीलिए प्रॉपर एस्टिमेशन जो है, उसकी ज़रूरत है कि तीनों ही लेवल पे प्रॉपर एस्टिमेशन किया जाना चाहिए। फिर ऑथर ने फाइनली ये बोला कि ये जो केरल का अर्बन कमीशन है, ये लीड कर सकता है वे फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया इन अंडरस्टैंडिंग अर्बनाइजेशन एज़ अ होल प्रोसेस। अर्बनाइजेशन को एक होल प्रोसेस की तरह समझने में बाकी स्टेट्स के लिए और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, मतलब नेशन के लेवल पे भी जो है एक वे की तरह काम कर सकता है कि उससे कुछ सीख के जो है एक नेशनल कमीशन जो है वो हो सकता है। ऐसा ऑथर ने यहाँ पे किया है। ठीक है? आगे देखते हैं। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में आ जाए डिकोडिंग द अडानी हिंडनबर्ग जजमेंट। तो ये आर्टिकल आप खुद से पढ़िएगा, इसमें तब ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो बेसिकली ये है, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका पेरिशल करने पे ऑथर ने ये बोला है कि जो ऑर्डर है इट शोकेस डेफिशिएंसीज व्हिच कैन सबवर्ट द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ डेफिशिएंसीज दिखाई देती हैं जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन को सबवर्ट कर सकती हैं। हालाँकि ऑथर ने ये ज़रूर बोला है कि जो एपेक्स कोर्ट का है उसने क्लीन चिट सिर्फ सेबी को दी है, ना कि अडानी ग्रुप को दी है। तो ये ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो क्लीन चिट दी गई है एपेक्स कोर्ट के द्वारा वो सेबी को दी गई है, ना कि अडानी ग्रुप को। ठीक है ना? लेकिन ऑथर ने यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ज़ाहिर की हैं, जैसे क्या जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है इट हैज़ एक्सेप्टेड सेबीज़ स्टेटस रिपोर्ट और एट फेस वैल्यू विदाउट एग्जामिनिंग द फाइंडिंग्स ऑफ दीज़ रिपोर्ट्स इन इट्स जजमेंट। बिना ऑथर के अकॉर्डिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसने सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट उसकी फेस वैल्यू पे किया है और उन रिपोर्ट्स को जो है एग्जामिन नहीं किया अपने जजमेंट में। फिर नाइदर हैव द पिटिशनर्स बीन अलाउड एक्सेस टू दीज रिपोर्ट, ना ही पिटिशनर्स को उन रिपोर्ट्स को एक्सेस करने के लिए दिया गया है, ना ही दे हैव बीन वेटेड बाय द एक्सपर्ट कमिटी, ना ही एक्सपर्ट कमिटी ने उसको जो है वेट किया है, जो कि एपेक्स कोर्ट ने बेसिकली अपॉइंट की थी एक्सपर्ट कमिटी रेगुलेटरी फेलियर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ठीक है ना? तो आप इस पूरे आर्टिकल को एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। ठीक है? इन सम टोटल जो है ऑथर ने ये बोला है कि वेयर डज़ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लैंड द अडानी इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऑथर ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा है। तो सेबी वुड कंटिन्यू विद इट्स चिकन एंड एग इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स बाय द अडानी ग्रुप कंपनीज नाउ फ्री फ्रॉम एनी जुडिशियल ओवरसाइट। अब वो बिल्कुल फ्री है किसी जुडिशियल ओवरसाइट से, और अब वो जो अपनी चिकन एंड एग इंक्वायरी है उसको एक तरह से कंटिन्यू करती रहेगी। तो ये ऑथर ने सम टोटल में कहा है। बाकी आप आर्टिकल को इसको पढ़िए, और जो व्यूज़ हैं वो इनके पर्सनल ही हैं, क्योंकि प्रसेनजीत बोस जी इसके आर्टिकल हैं और वो इकोनॉमिस्ट हैं और साथ-साथ एक्टिविस्ट भी हैं जो कोलकाता में बेस्ड हैं। तो ये ऑथर के व्यू पर्सनल हैं, इसको इसलिए आप उस हिसाब से भी पढ़िएगा। ठीक है ना? आगे देखते हैं। हाँ, वर्ल्ड की न्यूज़ में आज एक ये खबर थोड़ी-सी थी। म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसने थर्सडे को लगभग 10,000 प्रिजनर्स को जो है पार्डन किया है टू मार्क द 76th एनिवर्सरी ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। तो जो मिलिट्री काउंसिल के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्लियांग ने उन्होंने लगभग 9,652 प्रिजनर्स को जो है वो पार्डन किया है टू मार्क द डे हॉलिडे। ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, डेडली स्ट्राइक ने हिट किया गाज़ा को एज़ टेंशन्स राइज़ इन वेस्ट एशिया। ये तो चल ही रही है वार वहाँ पे। ठीक है? बाकी ये सब हम देख चुके हैं। बिज़नेस में ज़रूर है, सेंटर कीन टू एक्सपेंड ईसीजीसी कवर टू ज्वेलरी एक्सपोर्टर। तो जो सेंटर है इट वाज़ कीन टू एक्सपेंड द ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कवर जो है वो अब नाउ प्रोवाइडेड टू बैंक्स टुवर्ड द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्टर्स। जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में जो बैंक्स है बेसिकली अभी फिलहाल जो है वो क्रेडिट जो है बैंक्स को देता है, लेकिन अभी वो चाह रहा है कि जो इंडिविजुअल एक्सपोर्टर्स हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, उनको भी ये जो ईसीजीसी का जो कवर है क्रेडिट गारंटी कवर है बेसिकली वो एक्सटेंड किया जाए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मतलब इसकी तरफ थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखा रही है इसमें, एक्सपेंड करना चाह रही है बेसिकली। टॉय एक्सपोर्ट सर्ज 239% टू 326 मिलियन इन 8 ईयर्स। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आप मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट है टॉय का इंडिया से वो इंक्रीज़ हो गया लगभग 239% ओवर द लास्ट 8 ईयर। पिछले 8 सालों में 239% बढ़ गया है। 326 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है 2022-23 में, जबकि ये 2014-15 में केवल 96 मिलियन डॉलर था। वहीं पे अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो वो डिक्लाइन हुआ है। वो 52% तक डिक्लाइन हुआ है, 159 मिलियन डॉलर था, वो अब 332 मिलियन डॉलर जो है वो सेम पीरियड में रह गया है। तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो टॉयज़ के डिक्लाइन हुए हैं। आपको पता होगा ज़्यादातर जो टॉयज़ हैं वो चाइना से ही मैन्युफैक्चर होते थे, तो उनका शेयर घटा है, जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट है इंडिया का वो बढ़ने में देखा। तो एक अच्छी खबर है कि हम सेल्फ रिलायंस पे एक तरह से चल रहे हैं और जो हम अब एक्सपोर्टिंग कंट्री बन रहे हैं। सेंटर कंसिडर्स सेटिंग अप पी एंड आई एंटिटी टू इंश्योर हाई
टू इंश्योर इंडियन शिप ओनर्स फ्रॉम हाई रिस्क। तो इंडिया जो है वो लुक फॉरवर्ड कर रही है टू हैव इट्स ओन प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी एंटिटी, P&I एंटिटी इसको बोलते हैं, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी एंटिटी खुद की बनाने की सोच रही है वो। और ये क्या करेगी, दिस विल अलाउ शिप ओनर्स द ऑप्शन टू परचेज ओपन एंडेड हाई रिस्क कवर्स, यानी कि इंश्योरेंस बेसिकली, दैट ट्रेडिशनल प्लेयर्स आर जनरली रिलक्टेंट टू प्रोवाइड। अभी जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं इस फील्ड में वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन अब जो है वो सोच रहे हैं कि ये ओपन ओपन एंडेड हाई रिस्क कवर जो है वो शिप ओनर्स को प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसके लिए एक P&I एंटिटी बनाई जाएगी, जिसके लिए हमें जो है सीड फंड चाहिए, कॉर्पस चाहिए कुछ, और ठीक है ना, उन सब की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे उसके लिए, ठीक है ना। P&I इंश्योरेंस की आप बात सुन लीजिए क्या होता है। तो इंडिया जो है करंटली कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो इंडियन शिप ओनर्स है वो भी किसको अप्रोच कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल ग्रुप जो है P&I क्लब्स के, उस इस कवर के लिए बेसिकली उनको अप्रोच कर रहे हैं। फिर टिपिकली जो प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी इंश्योरेंस होते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ म्यूचुअल मैरीटाइम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज व्हिच आर टेक्निकली कॉल्ड एज PI क्लब। तो ये बेसिकली है ये प्रोटेक्शन इंडेमनिटी जो इंश्योरेंस दिया जाता है इसमें ये। और जो मेरीन इंश्योरेंस है कंपनी है वो प्रोवाइड करती है कवर फॉर हल एंड मशीनरी टू शिप ओनर्स और कवर कार्गोज। द PI क्लब क्या करता है, इट प्रोवाइड्स कवर फॉर ओपन एंडेड रिस्क सच एज डैमेज कोज टू कार्गो ड्यूरिंग कैरेज, वो रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एटसेट्रा। तो इन सबको कवर कौन करता है, P&I। जबकि जो मेरीन इंश्योरेंस है वो केवल हल और मशीनरी को कवर करता है। तो EPFO की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योरेंस क्या होता है, P&I इंश्योरेंस क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, ये सारे टर्म उनके लिए यहाँ पे जानने लायक है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजनेस में और भी है दो चीज। बैंक्रप्सी जो यूएस में है वो थोड़ी सी बढ़ गई है 18% 2030 में। यूएस बैंक्रप्सी फाइलिंग्स अगर देखें वो 18% बढ़ी है 2023 में, ऑन द बैक ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, टफर लैंडिंग स्टैंडर्ड्स और कंटिन्यूड रन ऑफ ऑफ पेंडेमिक एरा बैकस्टॉप। पेंडेमिक एरा के जो बैकस्टॉप्स हैं उनके चलते, और जो इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे वो, और जो लैंडिंग स्टैंडर्ड्स को टफ किया गया उनके चलते जो है वो बढ़ गई हैं। इंसॉल्वेंसी केस की अगर वॉल्यूम देखें तो वो वेल बिलो लेवल थी बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19, उसके हिसाब से अभी कम है, लेकिन वैसे 18% उनमें सर्ज देखने को मिला है। अगली इंपॉर्टेंट खबर है, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग की टू क्लाइमेट ट्रांजिशन। वर्ल्ड बैंक के चीफ ने बोला है और एस्टिमेट किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जरूरत पड़ेगी ऑन एन एवरेज $2.4 ट्रिलियन अ ईयर बिटवीन नाउ एंड 2030 टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट एंड पेंडेमिक्स। तो इसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली $2.4 ट्रिलियन अ ईयर जो है डेवलपिंग कंट्रीज को चाहिए। और जो बैंक्स की लैंडिंग कमिटमेंट्स है मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में वो लेस देन $130 बिलियन ही है, ठीक है ना। तो ये जरूरत है। और टू रेज द क्लाइमेट फाइनेंसिंग, बैंक ने जो है अपने टारगेट को रेज किया है फॉर क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम 35% ऑफ एनुअल फाइनेंसिंग टू 45%। एक ये चीज आप याद रखेंगे, ये आ सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कि कितना रेज किया, तो 35% का उनका टारगेट था, उससे जो है अब उसको थोड़ा सा टारगेट को बढ़ा के क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 45% एनुअल फाइनेंसिंग उसने जो है वो की है। साथ साथ जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो याद रखनी है कि जो प्राइवेट फाइनेंसिंग है उसको थोड़ा सा एनकरेज करने की बात की जा रही है कि वो 3 आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज है उन पे बेसिकली बात कर रहे हैं। पहला है रेगुलेटरी सर्टेनिटी का, ताकि इन्वेस्टर जो है उनको एक लाइन ऑफ साइट मिल सके कि वो कंट्री की लॉन्गर टर्म प्रायोरिटीज क्या है। दूसरा जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस जो हैं, फॉरेन करेंसी रिस्क है वो है। और जो तीसरा चैलेंज है वो है, इशू है वो है, हाउ टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स बेटर फ्रॉम रिस्क लाइक वॉर एंड सिविल अनरेस्ट। इन चीजों से इसको कैसे बचाया जाए। तो ये ही इसमें बेसिकली इतना ही जानने के लिए जरूरत थी आपकी। जो गैप है ये टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस, वो एक नंबर नहीं है बैंक के लिए, मतलब वो एक ऐसा बड़ा नंबर है जो बैंक इतनी आसानी से, वर्ल्ड बैंक जो है वो इतनी आसानी से फिल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का आना जरूरी है। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखिए, आपने बोला था स्पोर्ट्स सेक्शन डिस्कस कीजिए। टेस्ट मैच जो है 2 दिन के अंदर, 2 से भी कम दिन के अंदर खत्म हो गया, और ये 25वीं बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन के अंदर जो है टेस्ट खत्म हुआ है, और तीसरी बार इंडिया के लिए हुआ है। सेकंड डे जो है इंडिया ने जीता, और 25वां स्टैंड था टेस्ट हिस्ट्री में 1882 से, जब ये जो है गेम 2 दिन के अंदर खत्म हुआ है। तीसरी बार इंडिया के लिए हुआ है, 2 दिन में टेस्ट खत्म हुआ है। पहले जो 2 ओकेशंस ऐसे रहे वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो बेंगलुरु में 2018 में, और इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में रहा है। और इंडिया जो है पहली एशियन कंट्री बन गई है जिसने कोई टेस्ट जो है न्यूलैंड्स केप टाउन में जीता है एशिया में। एशिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है, और टीम की फर्स्ट सक्सेस भी रही है इस वेन्यू पे 7 अटेम्प्ट्स में, ठीक है ना। फिर इंडियन सीमर जो है उन्होंने सारे के सारे 20 विकेट जो है टेस्ट में लिए हैं। तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी स्पिनर को विकेट नहीं मिले इंडिया की तरफ से, और 20 के 20 विकेट जो हैं दोनों इनिंग्स के वो इंडियन फास्ट बॉलर्स ने ही जो है वो लिए हैं, ठीक है ना। तो ये यही, और कुछ है स्पोर्ट्स में खबर।
ठीक है, यही था स्पोर्ट्स में। आईसीसी ने अब स्टंपिंग के जो है वो थोड़े से और सब्स्टिट्यूट का जो रूल होता है उसमें थोड़े से चेंजेस भी किए हैं। तो दिस इज़ इट, होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये डिस्कशन कैसा है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है ना? बाकी हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही डिस्कस करते हैं, हमने आपको बताया था अब ये। और बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए इसको और बाकी लोगों तक भी इस आउटरीच को पहुँचाइए। सो थैंक यू।